अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोकोमा। अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लोकोमा। और तो जैसे कि पहले मैं रेफरेंस बताती हूँ कि रेफरेंस जो है हम लोग जतोई से करेंगे, ठीक है। कांस्की भी इज़ आल्सो गुड बुक, बट मेरा ख्याल में इट्स इनफ अगर जो है ना जतोई से किया जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे नोट्स होंगे तो उसके साथ मैं आपको जो है ना कंपेयर करके बताती रहूँगी। बेसिकली लेक्चर जो नोट्स से होगा। अच्छा जी, नोट्स मैं शेयर कर दूँगी फेसबुक पेज पे, उसका लिंक जो आपको मिल जाएगा। अच्छा, ग्लोकोमा होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं दोबारा इस चीज़ को रिवाइज़ कर दूँ कि जो मेरा मेन जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि कैसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। सो ग्लोकोमा क्या है? ग्लोकोमा यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है और बुक में भी सेम डेफिनेशन है। सो जो ईजी डेफिनेशन है उसको लेके चलेंगे। ग्लोकोमा होता क्या है? क्रॉनिक प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब यहाँ पे न्यूरोपैथी का जिक्र है तो उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे, ठीक है। क्रॉनिक होगा, ठीक है, यानी कि एकदम से नहीं कि एकदम से आपके पास जो है, ठीक है। एक्यूट ग्लोकोमा भी होता है, लेकिन खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोपैथी, ठीक है, यानी कि एक लंबे टाइम से एक न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो आपके पास ऑप्टिक नर्व है उसमें चेंजेस क्रिएट कर रहा है जो ग्लोकोमा है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। आपके पास प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो प्रोग्रेस करता जाता है, ऐसा नहीं होता कि रुक जाएगा, ठीक है। मल्टीफैक्टोरियल कॉज होती है, विजुअल फंक्शन लॉस इसमें एट द एंड जो है होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि कौन से लेयर की जो है आपके पास डेथ होती है तो गैंग्लियोनिक सेल लेयर की डेथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आपके पास अगर इसमें हम पढ़ लें तो इसमें भी यही देखिए, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी विद कैरेक्टरिस्टिक विजुअल फील्ड इफेक्ट। इन्होंने क्रॉनिक का लफ्ज़ यूज़ नहीं करा है, जस्ट बिकॉज कि एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी यानी कि जो पीछे हमारे पास ऑप्टिक नर्व आ रही है उसमें जो चेंजेस आती है। न्यूरोपैथी लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं हो रही है, प्रेशर चेंजेस हो रही है, स्कीमिक चेंजेस हो रही है। दैट इज़ द मेन आल्सो द मेन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर तो नहीं कहेंगे, बहरहाल कहेंगे किस वजह से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक ट्रायड याद रखें कि हम ग्लोकोमा हम कहते हैं किसे। ग्लोकोमा में बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंक्रीज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, ठीक है, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, और थर्ड चीज़ जो हमारे पास होती है वो ऑप्टिक डिस्क चेंजेस। ये 3 ट्रायड जब मुकम्मल कंप्लीट होते हैं तो हम इसको ग्लोकोमा कहते हैं, या मिनिमम इसके 2 क्राइटेरिया मिलते हैं। अगर एक क्राइटेरिया मिलता है तो फिर उसमें जो है ना डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या सिर्फ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर रेज्ड मिल रहा है तो हम उसको ऑकुलर हाइपरटेंशन कहते हैं, नॉट ग्लोकोमा। इसी तरह सिर्फ विजुअल फील्ड डिफेक्ट मिल रहा है तो उसको हम ऑप्टिक डिस्क डिफेक्ट मिल रहा है तो सस्पेक्ट कहते हैं, या इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये 3 चीज़ें जो करेक्टरिस्टिक जो है हमें ग्लोकोमा मिलती हैं, लेकिन अगर हम ये इनमें से कोई 2 मिलती हैं तो वी कैन डायग्नोज, लेकिन अगर इनमें से सिर्फ एक मिलती है तो फिर उसका डिफरेंट नेम हो जाते हैं। जैसे कि अब आप ये देखें, नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा, ठीक है। अब नॉर्मल टेंशन क्यों बोलें? अब बहुत सारे लोग कहते हैं ग्लोकोमा में जो है ना इंक्रीज जो प्रेशर है वो लाजमन है, तो फिर आप ये बताएं कि ग्लोकोमा फिर नॉर्मल टेंशन कैसे हो गया? बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें मिल रही हैं, देखें। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर विद डैमेज टू ऑप्टिक नर्व मिल रही है, ठीक है, जिसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं हम पढ़ते हैं। फिर विजुअल डिफेक्ट मिल रहा है। इसी तरह ऑकुलर हाइपरटेंशन आ गया, इसमें क्या हो गया? रेज इंट्राओकुलर प्रेशर मिल रहा है विदाउट कपिंग एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट, यानी कि वो ट्राइड कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके मुताबिक इसके डिफरेंट नेम है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन जो है, नहीं, अच्छा, ये रेज इंट्रा ऑकुलर प्रेशर हो किस वजह से सकता है? रोज इनका ऑकुलर प्रेशर 3 वजह से हो सकता है ना, ठीक है। या तो फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, एग्जिट कम हो रही है, या फिर जो है आपके पास एपिस्क्लेरेटिक सस्टेन एपिस्क्लेरेटिक वेन है, ये बहुत कम कॉज होती है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से, यानी कि अब जो फ्लूइड है वो ज़्यादा बन रहा है ज़ाहिर है, तो और इसके अलावा ये है एग्जिट कम हो रहा है। ये सबसे कॉमन कॉज होती है, ठीक है, ये सबसे कॉमन कॉज होती है। और ये जो है ना आपके पास लेस कॉमन है। इसको ये बुक में नहीं लिखा हुआ, बट इट इज़ समथिंग जो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लिनिकली उसकी बात करें, क्लिनिकल डिवीज़न की, तो वो हम अपनी जतोई के हिसाब से ही करेंगे, बिकॉज उससे ही पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या नाम है, प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, रेज इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, और उसके बाद जो है ना विजुअल चेंजेस आती है। किस तरह से? इस तरह से, रेज इंट्राऑकुलर प्रेशर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है ना ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई, ठीक है। अब क्या डैमेज हुई, कैसे डैमेज हुई, उसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो है ज़ाहिर विजुअल फील्ड इफेक्ट आएंगे।
ठीक है, ये इस तरह से चीज़ चल रही होती है। तो अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि क्यों इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेंज होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से जो है आपके पास जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, तो मेन जो थिंग है, मेन जो है आपके पास न्यूट्रोफिन्स, ठीक है, न्यूट्रोफिन्स डेफिशिएंसी ही है। अब न्यूट्रोफिन्स डेफिशिएंसी किसको? एक्सोनल सेल को। ठीक है, न्यूरॉन के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक सेल बॉडी होती है और एक जो है ना आपके पास एक्सॉन होता है। ठीक है, फिर डेंड्राइट होता है। खैर, अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सोनल जो है, एक्सोन से सेल बॉडी में आने तक, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल बॉडी डेट हो रही है ना। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रोफिल्स कहाँ नहीं पहुँच पाते? सेल बॉडी तक नहीं पहुँच पाते। अब उसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं जो इन्होंने डिफ़ाइन करें। एक तो आपके पास हो सकता है, अच्छा खैर मैं इसको में से भी आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ कि आपके पास न्यूट्रोफिल्स ज़रूरी होता है किसके लिए? सेल्स वॉल गैंग्लियन सेल को अलाइव रहने के लिए। ठीक है, जब ब्लॉक हो जाएगा तो अपॉप्टोसिस हो जाएगी और सेल डेथ हो जाएगी। अब जब सेल डेथ होगा तो ज़ाहिर ऑप्टिक डिस्क तो बनी उससे, तो ऑप्टिक डिस्क जब ख़राब हो जाएगी तो विजुअल फील्ड इफेक्ट आएंगे। तो इस तरह से आपने एक चीज़ को याद रखना है, इस सेल डेथ दैन आपके विजुअल फील्ड इफेक्ट। अब आपके पास 2 थ्योरी हैं कि ये न्यूट्रोफिल्स क्यों नहीं मिल रहा है आपके पास एक्सोनल बॉडी को। ठीक है, 2 कॉज है, मैकेनिकल थ्योरी और इस्केमिक थ्योरी। मैकेनिक थ्योरी क्या है? मैकेनिकल माने कि प्रेशर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज्ड हुआ हुआ है। ठीक है, फ्लूइड एक प्रेशर लगा रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो फ्लो है, जो एक्सोनल फ्लो है, यानी एक्सोप्लाज्म है ना, एक्सोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन ना। तो ये एक्सोन है, यहाँ से जो फ्लो है वो ब्लॉक्ड हो गया टुवर्ड द गैंग्लियोनिक सेल बॉडी। तो दैट इज़ मैकेनिकल थ्योरी। और जो इस्कीमिक थ्योरी है, अगर सिर्फ इस थ्योरी को मान लेते तो हाइपरटेंशन वगैरह से भी जो कॉजेज रिस्क कह सकते हैं वो शायद एक्सक्लूड हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने दूसरी थ्योरी निकाली कि एक इस्कीमिक थ्योरी भी है। ये भी अल्टीमेटली वही है कि आपके पास जो है ना ब्लड सप्लाई सही नहीं हो रही, जिस वजह से न्यूट्रोफिल्स जो है नहीं जा पा रहा है। अल्टीमेटली तो न्यूट्रोफिल्स का ही इन्होंने काम बताया हुआ है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे आपके पास वैस्कुलर इंसफिशिएंसी नहीं होती, आपके पास एक्सॉन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाती, आपके पास जो है न्यूट्रोफिल्स नहीं पहुँच पाते। अब ये ब्लड सप्लाई मुख्तलिफ वजह से रुक सकती है, प्रेशर की वजह से भी रुक सकती है। ठीक है, और आपके पास जो है वेज़ोस्पाज़म की वजह से भी रुक सकती है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन वाली जो कॉजेज़ होती हैं उसकी वजह से भी रुक सकती हैं। सो ये डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। अच्छा, क्रिब्रिफॉर्म, हाँ ये थोड़ा सा देख लें कि रेज इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है कैसे आपके मैकेनिकल वो करता है। लेमिना क्रिब्रोजा के ऊपर जो है ना इफेक्ट डालता है। लेमिना क्रिब्रोजा क्या है? लेमिना क्रिब्रोजा जो है वो पॉइंट है, ये अगर ऑप्टिक जैसे वो पॉइंट है जहाँ से नर्व बाहर निकल कर आ रही है। ठीक है, ये जो है ना, ये दैट इज़ द लेमिना क्रिब्रोजा, जहाँ से जो है ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है आई बॉल के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। और इसके बाद जो है ना हम सेकंड वीडियो में इसकी जो क्लासिफिकेशन, और नहीं पहले हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, पहले हम चेंजेस करेंगे कि अगर चेंजेस होती हैं क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और नीचे अपने कमेंट्स में लाजमन ये कमेंट करना है कि क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, और अगर समझ में आया तो वो भी बताना है। ठीक है जी, थैंक यू।